नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2017 सिविल जज जूनियर डिवीज़न सीआरपीसी का उत्तर लेखन। यह क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था। सीआरपीसी का जो अभ्यास हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर का, वो सीआरपीसी का ही शुरू होगा सबसे पहले, और सीआरपीसी से ही हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिकायत के मामलों में प्रक्रिया समझाइए। किन परिस्थितियों में शिकायत के मामले संयोजित किए जाते हैं? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि एफआईआर के बारे में 154 के बारे में लिखना है। लेकिन यदि आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट केस अंडर व्हाट कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। कंप्लेंट केस एंड एफआईआर केस क्लब्ड संयोजित कैसे होगा, ये बताना है आपको। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सीआरपीसी में शिकायत दो प्रकार से न्यायालय में की जाती है। न्यायालय में शिकायत जो है दो प्रकार से सीआरपीसी में की जाती है। यह शिकायत न्यायालय में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी। पहला है जो प्रकार है 156(3) के तहत जब शिकायत की जाती है या की जाएगी, तब न्यायाधीश उस थाने के भार साधक अधिकारी को यह आदेश देगा कि वह मामले का अन्वेषण करके एक रिपोर्ट न्यायाधीश को भेजे। यदि न्यायाधीश उस रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो वह थाने के भार साधक अधिकारी को यह आदेश देगा कि इस शिकायत के संदर्भ में एफआईआर दर्ज करे। इस संदर्भ में न्यायाधीश को यह भी शक्ति है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह भी शक्ति है कि वो 156(3) को परिवाद में बदल दे। ऐसा क्यों होता है? चलिए अब इस जो पहला टॉपिक है इसके बारे में हम बता दें आपको। जो पहला हिस्सा है 156(3) के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ, मैंने किसी को मारा पीटा, मैंने किसी को ए ने बी को पीटा मारा। वो थाने में गया, थाने में दरोगा ने उसे गाली देकर के भगा दिया। थाने का पुलिस ऑफिसर जो है वो बी को जो है गाली देकर के भगा दिया, भाग जाओ साले यहाँ से, दिखाई मत देना। क्योंकि ए जो है वो काफ़ी प्रभावशाली आदमी है, और उसने हो सकता है कि थानेदार को खरीद लिया हो, दरोगा को खरीद लिया हो, पैसा दे दिया हो, कुछ भी। तो उसके बाद ये जो बी है आएगा, अपने एक वकील करेगा, हायर करेगा, एक अधिवक्ता को हायर करेगा न्यायालय में कि मुझे एक कंप्लेन दाखिल करना है न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश के पास। तो न्यायाधीश के पास एक वाद या एक एप्लीकेशन जो है वो लिखा जाएगा, एक फाइल बनाई जाएगी वकील के माध्यम से, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो उसमें यह बताया जाएगा कि अमुक अमुक घटना उस वाद में कि ए ने जो है बी को पीटा, ऐसी ऐसी बात है श्रीमान। और जब मैं एफआईआर लिखवाने के लिए थाने में गया तो दरोगा ने मुझे मार के भगा दिया। तो आप इस संदर्भ में कार्रवाई करिए। तो न्यायाधीश ऑर्डर करेगा कि जो बी के खिलाफ जो भी कुछ हुआ हो, थाने का भार साधक अधिकारी अर्थात जो मुख्य दरोगा होता है या मुख्य पुलिस अफसर होता है थाने का, वह इसके बारे में खोजबीन चालू करे और उसकी रिपोर्ट जो है न्यायालय में भेजे। यदि रिपोर्ट बी के फेवर में आती है, यदि दरोगा या पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि ए ने जो है बी को मारा पीटा, हाथ पैर तोड़ दिया, यदि यह रिपोर्ट सही है, अगर रिपोर्ट में ऐसी बात लिखी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि ये जो कंप्लेंट 156(3) की तहत भेजा गया है न्यायाधीश को, इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाए। एफआईआर लिखने का आदेश न्यायाधीश के माध्यम से थाने के भार साधक अधिकारी को दे दिया जाए। यदि ऐसा नहीं है, कुछ संशय है, तो उसको जो है कंप्लेंट यहीं पर जो है कंप्लेंट में
156(3) को जो है वो कंप्लेंट में न्यायाधीश बदल सकता है। चलिए दूसरा प्रकार है, ये तो आप समझ गए कि यदि मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, सिर्फ मारपीट का, तो हो सकता है 156(3) जो FIR के लिए जो दस्तावेज या जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसको कंप्लेंट में बदल दिया जाए। दूसरी बात है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। यहाँ पर दूसरे प्रकार की शिकायत कंप्लेंट परिवाद के माध्यम से धारा 200 CRPC के तहत की जाती है, जब मजिस्ट्रेट परिवाद का संज्ञान ले लेता है, अर्थात कोई शिकायत जो धारा, सॉरी यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ जो होना चाहिए, जो हिंदी का जो शब्द होना चाहिए, ये जो शब्द होना चाहिए यहाँ पर इस जगह, जो धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट उस शिकायतकर्ता की और यदि उसके साथ कोई साक्षी यानी कि गवाह उपस्थित है तो उनकी परीक्षा शपथ पर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि धारा 200 में जैसे मान लीजिए A ने B को पीटा, तो 156(3) जो है वहाँ 156(3) के माध्यम से FIR होने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है। यह प्रैक्टिकल बात है क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। तो यह 156(3) के माध्यम से FIR दर्ज होने की संभावना वहाँ अधिक हो जाती है। जहाँ पे मान लीजिए A ने B को पीटा था, B की हड्डी टूट गई, दांत टूट गया या बहुत ज़्यादा चोटें आई, तो उसके पास एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। B के पास जो है एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। लेकिन जब यह B अपना रिपोर्ट लेकर के थाने में गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, FIR नहीं लिखा गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे 156(3) के माध्यम से FIR लिखने की संभावना ज़्यादा है। अब दूसरा कंडीशन ये है जो धारा 200 में वर्णित है, A ने B को पीटा और ऐसा पीटा कि घाव जो है बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अंदरूनी घाव लगा हुआ है थोड़ा बहुत, या कोई ज़मीनी विवाद है A या B के बीच या कुछ भी है, तो A ने B को 2 चाटा मारा। चाटा जो है A ने B को मारा। अब चाटे का क्या सबूत है? चाटे का सिर्फ साक्ष्य हो सकता है, गवाही हो सकती है, लेकिन इसका कोई मेडिकल साक्ष्य थोड़ी ना होगा। तो ऐसे मामलों में जहाँ पे चोट बहुत ही गंभीर है, नग्न है, सिर्फ एक सामाजिक रूप से हानि पहुँचती है, उस मामले में अधिकतर संभावना ये है कि कंप्लेंट दर्ज किया जाता है। तो धारा 200 में ये है कि जब मैं गया अपने वकील के पास, अपने एडवोकेट के पास गया, कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक कंप्लेंट दाखिल कर दिया जाए, तो कंप्लेंट न्यायालय में दाखिल हो जाएगा, न्यायालय सुनेगा, न्यायाधीश उस कंप्लेंट को सुनेगा। जो शिकायतकर्ता यानी कि बी का बयान दर्ज होगा, ठीक है, और यदि बी के साथ कोई साक्षी या गवाह गया है तो उसका भी, गवाह जो गया है उसका भी बयान वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह एक ही दिन में नहीं होता क्योंकि न्यायालय में आजकल का बहुत ज़्यादा भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो शिकायत करता है एक दिन उसकी होगी, जो शिकायत करता है बी की एक दिन जो है गवाही होगी या उसका बयान दर्ज किया जाएगा, बी का बयान दर्ज किया जाएगा। फिर कोई दूसरी तारीख पड़ेगी एक आध महीना बाद, उसके बाद जो है ये बी का जो साक्षी या गवाह उसके बयान दर्ज किया जाएगा। उसके बाद तीनों के हस्ताक्षर होंगे लास्ट में, शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर या न्यायालय के हस्ताक्षर होगा, न्यायाधीश का हस्ताक्षर होगा, शिकायतकर्ता अर्थात बी का जो है उस पर हस्ताक्षर होगा, साक्षी जो गवाह है उसका भी उस पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद धारा 200 के अंतर्गत साक्षियों का बयान दर्ज कर लिया जाएगा या जांच या आदेश दिया जाएगा। बयान और जांच के बाद यदि यह मजिस्ट्रेट को पता चलता है, यदि यह
पता चलता है कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है तो परिवाद पर कार्रवाई करने के लिए धारा 204 के अंतर्गत समन और वारंट जारी किया जाएगा। अगर आप धारा 204 न याद कर सकें या आपके दिमाग से मिस हो जाए तो धारा 200 के बाद जो है आप ये लिख सकते हैं कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हर चीज़ें इंसान को एक समय याद नहीं रहती हैं। तो धारा 200 यदि याद है, उसकी पूरी कार्रवाई याद है, तो मजिस्ट्रेट और शिकायतकर्ता और साक्षी का शपथ हस्ताक्षर होने के बाद, सारे सबूत लेने के बाद विपक्षी को समन किया जाएगा। इतना भी आप लिख सकते हैं, विपक्षी को यहाँ पे समन किया जाएगा। वारंट या समन जो किया जाएगा, समन पहले समन किया जाता है, जब विपक्षी हाजिर नहीं होता है तो वारंट किया जाता है। 2-3 बार समन किया जाएगा, एक डाक द्वारा, एक सबसे पहले तो डाक द्वारा जाता है, सबसे पहले डाक द्वारा जाएगा। विपक्षी के पते पर सबसे पहले जो है डाक द्वारा समन जाता है, ये प्रैक्टिकल बात है, डाक द्वारा समन जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस बाई हैंड देती है, अगर ना हाजिर हो, उसके बाद भी ना हाजिर हो तो वारंट जो है जारी कर दिया जाता है। धारा 200 के अधीन परिवाद किए जाने पर, यहाँ पर धारा 200 के अधीन परिवाद किए जाने तथा कथनों का अभिलिखित या लिखने के बाद मजिस्ट्रेट उस परिवाद की प्रति 156(2) के अधीन अन्वेषण हेतु संबंधित पुलिस थाने को भेज सकता है। ठीक है, यदि मामला ज़्यादा गंभीर है तो वो भेज देगा 156(2) के अधीन। यह जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये लिखना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए जो है इसको लिख दिया है। धारा 210 में यह बताया गया है कि यदि किसी मामले में एफआईआर और परिवाद हो गया हो और दोनों का संबंध किसी एक संदर्भ से हो, यानी कि दोनों एफआईआर और जो कंप्लेंट है उसका संबंध एक ही घटना से हो और पुलिस उस मामले का अन्वेषण कर रही हो, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि वह परिवाद पर संस्थित मामले की आगे की कार्रवाई को रोक सके, यानी कि जो न्यायालय के माध्यम से जो परिवाद संस्थित किया गया उसको रोक दे। एफआईआर को जारी रखा जाएगा, परिवाद को रोक दिया जाएगा। तो मित्रों, इतना ही था ये क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।